फरूक हबीब साहब, शुरू में सीधा सीधा आपसे सवाल ये कि स्पीकर साहब ने 221 वोट गिने, फवाद चौधरी साहब 223 कह रहे हैं, ये मामला क्या है? और हम ओपोजिशन की ये बात भी सुन रहे हैं कि जी कम से कम आपको 223 वोट चाहिए नेशनल असेंबली में कोई भी बिल पास जॉइंट सेशन में पास करने के लिए। ओवर टू यू सर। देखें, बात यह है कि ये जो अपोजिशन है ये पता नहीं किस किस्म की गुमराह कौन बात करते हैं। ये बिलावल ने बात की थी। आपको आइन का आर्टिकल 72(4) जो है वो जॉइंट सिटिंग के हवाले से है। उसमें बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है कि जो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के अंदर मौजूद मेंबरान की अक्सरियत फैसला करेगी, जो वो फैसला करेगी उससे कानून साजी हो जाएगी। आज हमारी अक्सरियत वाज़ेह थी, अपोजिशन के तो 203 लोग थे, हमारे जो है वो 221 जो स्पीकर ने काउंट किया हम उसी को ले लेते हैं कानूनी तौर के ऊपर, वो वहाँ पर मौजूद थे। तो लिहाजा इंतखाबी इस्लाहात का बिल भी पास हो गया, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोटिंग राइट देने का जो अमेंडमेंट थी वो भी पास हो गया। उस समेत टोटल 33 बिल पास हुए हैं। 25 हुकूमती बिल थे, 8 जो है वो प्राइवेट मेंबर बिल्स थे, वो भी पास हो गए। तो मैं समझता हूँ कि जो बड़ी बदतरीन शिकस्त हुई है। दूसरा जो ये कह रहे थे कि जी हुकूमती अरकान अपोजिशन के साथ राब्ते में है, इत्तेहादी सेम पेज पे नहीं है, वो राब्ते में है। तो आज दोनों ईवानों के हुकूमती अरकान और जो इत्तेहादी हैं उन्होंने ये कानून साजी मुकम्मल करके वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत के ऊपर एतमाद का इजहार किया है और आर या पार करने वाले एक बार फिर आज बुरी तरह से खवार हो गए हैं। अच्छा फरूक साहब, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि जी इत्तेहादियों ने भी और अपनी जमात ने भी एतमाद का इजहार किया, लेकिन आमिर लियाकत साहब कह रहे हैं कि जी हम आए नहीं हैं, हमें लाया गया है। तो उन्हें कौन लाया है? और वो तो नाराज भी थे, उनके अपने वो थे। काफ लीग भी जो है वो भी यही कह रही है कि जी बस हम चाहते नहीं है लेकिन मजबूरी है हमारी साथ रहना। तो ये क्या मजबूरियां हैं? ये तौर के ऊपर कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, आप ये देखें कि उन्होंने वोटिंग के अंदर हिस्सा लिया है और वो कानून साजी का बाकायदा तौर के ऊपर हिस्सा बने हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारे इत्तेहादी हैं वो हुकूमत के साथ डंके की चोट के ऊपर खड़े हैं, ओपनली उन्होंने वोट्स दिए हैं, बगैर किसी इख्तलाफ के दिए हैं। और वो अरकान जो PTI के टिकट के ऊपर मुंतखब होकर आए हैं वो भी आज मौजूद हैं। नाराज़गी हो सकती है, नाराज़गी आपकी हमेशा दूर भी होती है। वज़ीर आज़म साहब के साथ मुलाकात भी हुई आमिर लियाकत की, दीगर अरकान की भी हुई, तो वो नाराज़गी होती भी है, वो दूर भी हो जाती है। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा फरूक साहब, देखें आपने दो एग्जांपल्स दी। एक तो इंडिया की एग्जांपल दी, आपको मुझसे ज्यादा पता होगा कि 1981 से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग वहां पे सिस्टमैटिकली इंट्रोड्यूस कराएगी। ओवर द पीरियड ऑफ 30 इयर्स इंडिया यहां तक पहुंचा है कि उसे दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहा जाता है। और यही ECP ने भी रिकमेंड किया था कि आप सिस्टमैटिकली पहले ऐसे करें कि इस्लामाबाद में करा दें, फिर लाहौर में फेज वाइज अगर इस तरह करें कि 2023 के इंतखाबात में अगर 15-20% भी हो जाता है तो ठीक है। दूसरा आपने मिसाल दी कि जी दुनिया जो है वो चांद पे पहुंच चुकी है, तो चांद पर जो लोग पहुंचे हैं उनमें जर्मनी, हॉलैंड, आयरलैंड, इटली, फिनलैंड, दे हैव अबेंडन्ड द यूज ऑफ EVM ड्यू टू लैक ऑफ सिक्योरिटी। ये भी ECP ने अपनी जो रिकमेंडेशन थी उसमें लिखा है। देखिए, बुनियादी तौर के ऊपर हर मुल्क का क्या निज़ाम है, क्या यूज़ करना है, वो उनके वहाँ के जो हैं वो अपने लोकल इश्यूज़ हैं, लोकल मामलात हैं। लेकिन फिर मैं आपको ये कहूँगा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के ज़रिए आपका तो कोई वोट रिजेक्ट नहीं होगा। 15 लाख वोट थे 2018 में जो बैलेट पेपर्स पे गलत जगह पे स्टैंप लगाने की वजह से रिजेक्ट हुए। उन लोगों के वोट काउंट नहीं हुए। वो पोलिंग स्टेशन में गए, लाइनों में लगे, गर्मी बर्दाश्त की, वोट डाला, लेकिन उनका वोट काउंट नहीं हुआ। तो यहाँ पर कोई वोट अनकाउंटेड फॉर नहीं जाएगा जो कास्ट होगा। दूसरा, जो यहाँ कहते हैं 24-24 घंटे, 48-48 घंटे वोटिंग रुक जा, वहाँ पे रिजल्ट्स नहीं आते, उन रिजल्ट्स को डिले किया जाता है। यहाँ पर आप 10 मिनट में रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। नंबर 3, यहाँ पर आप जो वोट कास्ट करेंगे उस वोट की आपको कॉन्ट्रेरी स्लिप भी मौजूद होगी जिससे आप वोट को वेरीफाई कर सकते हैं। लिहाजा 1980 में जो आप इंडिया की मिसाल दे रहे हैं उस वक्त टेक्नोलॉजी कहाँ खड़ी थी भाई मेरे? आज तो टेक्नोलॉजी कहाँ कितनी एडवांस हो चुकी है। आज तो नहीं, वो इसलिए कि सिस्टमैटिक नहीं सुन लेना, सुन इंडिया, ठीक है, इंडिया की मिसाल इसलिए दे रहा हूं, सिस्टमैटिकली देखे ना वो तकरीबन 30-35 सालों में यहां तक। आदिल एक मिनट, नहीं आदिल, वो 30-35 सालों में जो उन्होंने सफर तय किया, इसका मतलब ये है कि वो हमसे समझदार थे कि उन्होंने आज से 30 साल पहले ये शुरू कर लिया था। लेकिन अगर आप आज ये देखें कि आज अगर एक आम देहात में बैठा एक शख्स मोबाइल फोन इस्तेमाल कर सकता है, वो इजी लोड से पैसे ट्रांसफर कर सकता है, वो अपनी मोबाइल फोन सिम थंब लगा के ले सकता है, वो अपना बैंक अकाउंट थंब लगा के निकाल सकता है। ये कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इतनी बड़ी इन्होंने नहीं है
जो हमारे लोग इतने समझदार नहीं, हमारे लोग बड़े समझदार हैं नहीं, और वो चीजों को बड़ी जल्दी अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर इस्तेमाल डिबेट इस्तेमाल पर नहीं हो रही ना ईवीएम के। आप इंप्लीमेंट कैसे करेंगे इन 18-20 महीनों में, जब ईसीपी आपके साथ कन्विंस नहीं है, मान नहीं रहा, ओपोजिशन नहीं मान रही, 20 महीनों में आप ऐसी जगहों पे कैसे पहुंचाएंगे ईवीएम जहां पे 5-5 दिन खचरों पे बैलेट पेपर रख कर पहुंचाए जाते हैं? पाकिस्तान के ऐसे इलाके भी हैं। देखें, बात यह है, ईवीएम तो चलनी है पॉसिबल, सुन लें, ईवीएम तो चलनी है बैटरी। जी। इतने एरियाज कितने हैं ये भी आप आइडेंटिफाई कर लें। जहां पर ये एरियाज मौजूद हैं, उन एरियाज के ऊपर आप बैलेट पेपर्स के लिए भी स्पेशल इंतजाम करते हैं, ईवीएम के लिए भी स्पेशल इंतजाम कर लेंगे। तो लिहाजा ये तो वो रुकावटें हैं कि आप घर से बाहर निकलेंगे, गाड़ी में बैठेंगे तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, मैं कोल्ड ड्रिंक पीऊँगा तो मेरा गला ख़राब हो जाएगा। ये इस किस्म की बिला वजह किस्म की जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मैं समझता हूँ कि जो बुनियादी चीज़ है वो साफ़ और शफाफ इंतखाबात हैं। बड़ा जो ऑब्जेक्टिव है हमें उसे सामने रखना चाहिए, उसको सामने रखते हुए हम ये इक़दामात ले रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को हमने एनेबल कर दिया है कि वो प्रिक्योर कर सकता है मशीन्स को। अब उसकी टेक्निकल साइड्स को इलेक्शन कमीशन एक्सपर्ट्स को ले और इसको अमली जामा पहनाए। अच्छा, इलेक्शन कमीशन फिर भी ना माना तो क्या करेंगे आप? देखिए, इलेक्शन कमीशन, देखें, हमने कानून बना दिया है, जो पार्लियामेंट ने कानून बना दिया है उसी इलेक्शन एक्ट 2017 की जो अमेंडमेंट्स हुई हैं उसके मुताबिक इंतखाबात करवाने हैं। इसके अलावा और कोई ऑप्शन मौजूद नहीं। अच्छा फरूख साहब, दो स्टेटमेंट्स आज बड़ी जो इंटरेस्टिंग आई कि जी ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि ईवीएम इमरान खान के जरिए लाई जा रही है, इमरान खान के लिए नहीं, और जरदारी साहब फरमा रहे हैं कि ये जो बीज इमरान खान ने लगाया इसका फल कोई और खाएगा। देखें, बुनियादी तौर के ऊपर तो इनको तो खुश होना चाहिए कि अगर हम कोई चीज़ लेकर आ रहे हैं तो हम तो अपने लिए नहीं ला रहे। इसका मतलब है ये हमारे मौक़िफ़ को उन्होंने तस्लीम कर लिया, हमारे मौक़िफ़ को स्टैंप लगा दिया। हम तो साफ और शफाफ इंतखाबात के लिए ला रहे हैं। क्रिकेट में भी न्यूट्रल एम्पायर इमरान खान लेकर आए थे। इंतखाबात में साफ शफाफ इंतखाबात की सबसे पहले बात हमने की है। धांधली की बात तो हर कोई करता था, लेकिन उसमें इस्लाहात लाने के हवाले से अमली तौर के ऊपर काम हमने किया है। तो मैं समझता हूं कि इन्होंने तो हमारे मौक़िफ़ की तायद की है, और मैं समझता हूं कि कल को आने वाले लोगों के लिए भी है और इंतखाबी निज़ाम साफ शफाफ होगा, कोई किसी के ऊपर धांधली का इल्ज़ाम नहीं लगाएगा। चल एक और चीज तो हो जाएगी कि अगर 23 के इंतखाबात में नून लीग या पीपल्स पार्टी जीती है तो पीटीआई ये नहीं कह सकेगी कि धांधली हुई है ईवीएम। ऑब्वियसली अगर इन्हीं तमाम चीज़ों के मुताबिक इंतखाबात होते हैं तो फिर किसी के पास कोई गुंजाइश नहीं है। आप अपनी शिकस्त तस्लीम कर लेंगे मतलब 23 में? अल्टीमेटली मैं समझता हूं कि जो फिर अगर साफ शफाफ इंतखाबात होते हैं सारे सिस्टम के तहत जो पार्लियामेंट में कानून साजी के लिए लाया गया है, तो फिर मैं समझता हूं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट शो करनी चाहिए, किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। हर पीर से जुमेरात अपने पसंदीदा शो लाइव विद आदिल शाहजेब को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करें।